सेक्शन 31, 32, 33 BNS के दे रिमाइंड अस, अगर किसी एक्ट में गुड फेथ है, ड्यूरस है, मीन कंपल्शन है या फिर स्लाइट हार्म है, तो उन केसेस में जो है डिफेंस मिल सकता। तो चलिए इन्हें डिटेल में जानते हैं कि कब किन कंडीशंस में ये डिफेंस अप्लाई होता है। तो जनरल एक्सेप्शंस में हम करेंगे आज डिस्कस सेक्शन 31, 32, 33। सेक्शन 31 किस चीज की बात करता है? इट टॉक्स अबाउट कम्युनिकेशन मेड इन गुड फेथ, कि अगर गुड फेथ में कुछ कम्युनिकेट किया गया है तो उसको सेक्शन 31 में जो है एज ए डिफेंस रखा गया है। अब हम इसे एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं तो समझना आसान होगा। एक डॉक्टर ने पेशेंट को बताया कि आपको काफी सीरियस डिजीज है, अगर आपने प्रिकॉशंस नहीं ली यू मे नॉट सर्वाइव। उसने सिंपली कम्युनिकेट किया अपने पेशेंट के साथ कि जब ऐसे डॉक्टर ने उसको बताया तो पेशेंट क्या हुआ, वो बेहोश होकर गिर गया और साथ में कोई चीज पड़ी थी, उसे हल्की सी चोट। तो अब क्या इस केस में डॉक्टर लायबल होगा? इस केस में डॉक्टर प्रोटेक्टेड होगा अंडर सेक्शन 31 बिकॉज ही डिड द कम्युनिकेशन इन गुड फेथ और पेशेंट के बेनिफिट के लिए किया। अब हम बात करते हैं कि कौन से एसेंशियल एलिमेंट्स इसमें मीट करने चाहिए इन ऑर्डर टू गेट द डिफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो एसेंशियल एलिमेंट्स ये हैं, तो सबसे पहले जो है कम्युनिकेशन होनी चाहिए, कुछ बताया होना चाहिए बोल के या लिख के, कुछ ऐसी बात होनी चाहिए। फिर होना चाहिए कि गुड फेथ में जो वो बात करी हो वो ऑनेस्टली गुड फेथ में करी हो, राइट? और इट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन होम द कम्युनिकेशन इज मेड। जिस पर्सन से बात बोलकर या लिखकर किसी तरीके से करी गई है वो उस पर्सन के बेनिफिट के लिए होनी चाहिए। अब फिर क्या होता है? हार्म टू रिसिपिएंट, मीन जो उसे रिसीव करने वाला है, रिसिपिएंट है, अगर उस बात को सुन के या पढ़ के जो भी कम्युनिकेट हुई है अगर उसे कोई हार्म होता है, मीन तब ये डिफेंस जो है वो अप्लाई होता है। तो कहते हैं नो हार्म सॉलिडली बिकॉज ऑफ द हार्म। तो कहने का मतलब कि सिर्फ ये नहीं कि कोई हार्म हो गया, कोई ऑफेंस हो गया, उसी से वो अपराध, ठीक है, वो ऑफेंस नहीं बन जाता। जैसे कि इस सेक्शन में जो है वो अगर हार्म हुआ भी है तो उसके लिए डिफेंस मिलता है। तो इस सेक्शन का स्कोप ये है कि ये प्रोटेक्ट करता है अगर किसी ने कम्युनिकेशन करी है, गुड फेथ में करी है, मीन गुड फेथ बिल्कुल ऑनेस्टली करी है और बेनिफिट के लिए करी है, और अगर उस कम्युनिकेशन से अगर किसी को नुकसान हो जाता है तो उस नुकसान से जो है ये सेक्शन 31 जो है प्रोटेक्ट करता है। इसमें एक केस लॉ है एक्स वर्सेस मिस्टर वाई हॉस्पिटल। तो इस केस में क्या होता है कि जो हॉस्पिटल है वो फियांसी को बता देता है जो उसका वुड बी पार्टनर है उसको HIV है। कोर्ट में केस आता है, राइट टू प्राइवेसी की बात करी जाती है। तो कोर्ट ने ये बोला डिस्क्लोजर ऑफ द कम्युनिकेशन वाज इन गुड फेथ फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन के बेनिफिट के लिए था, इसलिए दे गॉट द प्रोटेक्शन ऑफ दिस सेक्शन। नेक्स्ट है अब सेक्शन 32। सेक्शन 32 बात करता है एक्ट्स टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट्स। अब इसे भी एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए एक लोहार है, उसके पास बहुत सारे टूल्स रहते हैं जिससे ताले वगैरह तोड़े जा सकते हैं। कोई पर्सन आता है, वो उसे बोलते हैं कि तू चल और ये वाला ताला तोड़, अगर तूने नहीं तोड़ा तो हम तुझे मार देंगे। तो इंस्टेंट डेथ का जो है उसे थ्रेट दिया। उसने क्या किया, वो चला जाता है, वो उसको तोड़ने में हेल्प कर देता है। अब ये तो मतलब ब्रेकिंग हो गई, राइट? उसने ब्रेकिंग कर दी और फिर वो घुस के अंदर चोरी करते हैं। उस सिनेरियो में क्या होगा? क्या वो पर्सन प्रोटेक्टेड होगा? यस, ही मे गेट प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 32 कि उसकी क्या सर्कमस्टांसेस थी वो सारा देखते हुए। तो अगर ड्यूरस है, किसी को कंपेल्ड किया जाता है, तो उस सिनेरियो में तो ये सेक्शन का डिफेंस जो है मिलता है। देखिए इसके सबसे पहले एसेंशियल एलिमेंट्स है, उससे पता चलेगा हमें कब ये एप्लीकेबल होगा। सबसे पहले तो एक थ्रेट होना चाहिए। थ्रेट भी कैसे होना चाहिए? इंस्टेंट थ्रेट होना चाहिए। तो एक्ट इज डन अंडर दैट कंपल्शन। फिर जो थ्रेट दिया गया उस थ्रेट के अंदर, उस कंपल्शन के अंदर एक्ट किया होना चाहिए। फिर एक्सक्लूजन ऑफ सर्टेन ऑफेंसेस, बट इसमें एक्सक्लूजन है जैसे इन केसेस ऑफ मर्डर और ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट पनिशेबल विद डेथ, अगर स्टेट के अगेंस्ट कोई ऐसे ऑफेंस करता है। नेक्स्ट है अगर कोई वॉलंटरी एक्सपोजर करता है। सपोज करो कि कोई गैंग में जाके मिल जाता है
है, फिर अगर उसको कंपल्शन करके कोई काम करवाया जाए उस दौरान वो इस सेक्शन का जो है डिफेंस नहीं ले सकता, क्योंकि उसने वॉलंटरली चूज किया टू ज्वाइन द गैंग। तो हमें इस सेक्शन में क्या पता चला कि एक थ्रेट होना चाहिए जो कि एक इंस्टेंट थ्रेट होना चाहिए, और फियर मस्ट बी इमीडिएट नॉट फ्यूचर, मतलब इमीडिएट जो है वो फियर होना चाहिए, ये नहीं कि फ्यूचर में वो कोई, राइट। एंड देन कंपल्शन होनी चाहिए, द एक्ट इज डन अंडर दैट एक्ट विल बी ओवरपावर्ड बाय द थ्रेटनिंग। कंपल्शन हो, ड्यूरेस हो के सामने उसके इंस्टेंट थ्रेट है, वो उस कंपल्शन में काम करे। और हमें ये भी पता है, हमने पढ़ा है कि ये मर्डर के केसेस में एप्लीकेबल नहीं है ये एक्सेप्शन, और ना ही ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट दैट इज पनिशेबल विद डेथ। अगर कोई वॉलंटरली एक्सपोजर करता है तो उस केस में भी कोई भी आपको डिफेंस नहीं मिलेगी। तो इस सेक्शन में जो है दो एक्सप्लेनेशंस भी दी गई है। फर्स्ट एक्सप्लेनेशन क्या दी गई है कि अगर कोई वॉलंटरली किसी क्रिमिनल गैंग को यूज करता है और बाद में फिर उसके जो मेंबर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, वो उसे कंपेल करते हैं कोई एक्ट करने के लिए और वो करता है, तो उस सिनेरियो में इस सेक्शन के अंडर जो है जनरल एक्सेप्शन के अंडर क्लेम नहीं किया जा सकता, डिफेंस नहीं लिया जा सकता। और दूसरी जो एक्सप्लेनेशन है वो है कि अगर कोई पर्सन को, एक गैंग है एक डैकॉइट की, सपोज करो बड़े सारे डाकू आके किसी पर्सन को पकड़ लेते हैं और फिर उससे को काम करने पे मजबूर करते हैं, उसको इंस्टेंट थ्रेट है, और उस सिनेरियो में अगर वो कोई काम करता है तो दे कैन क्लेम द डिफेंस अंडर दिस सेक्शन। तो दैट्स ऑल अबाउट सेक्शन 32। अब सेक्शन 33 किस चीज की बात करता है? ये बात करता है एक्ट कॉजिंग स्लाइट हार्म, कि कुछ ऐसे एक्ट्स भी तो होते हैं जिनसे हार्म बड़ा कम होता है, तो उन मैटर्स में क्या। अब हम इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो ए और बी फ्रेंड्स है, ए जो है बी के यहाँ पे टैप करता है उसकी अटेंशन ग्रैब करने के लिए। टेक्निकली देखा जाए तो हार्म हुआ है, बट हार्म इतना स्लाइट है कि कोर्ट उसे इग्नोर करता है, तो नो ऑफेंस अंडर सेक्शन 33। चलिए अब हम इसके इसेंशियल समझते हैं जो सेक्शन 33 के दिए हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हार्म की। इसमें 3 सिचुएशन है कि हार्म कैसे कैसे हो सकता है जिसे अंडर सेक्शन 33 जो है स्लाइट हार्म माना जाता है। एक तो वो हार्म हो सकता है एक्ट की वजह से, द एक्ट कॉजेज हार्म। फॉर एग्जांपल कि आप बस में जा रहे हैं और एक आप आगे क्रॉस कर रहे हैं, अपने स्टेशन पे उतर रहा है, तो किसी पर्सन को धक्का लग जाता है, उसके शोल्डर पे लग जाता है, तो वो एक्ट क्या है? दैट कॉजेज हार्म। तो वो हार्म जो है इसने टेक्निकली हार्म तो कॉज किया, बट इट इज सो स्लाइट दैट नो ऑर्डिनरी पर्सन वुड कंप्लेन अबाउट इट। तो नेक्स्ट है इंटेंडेड टू कॉज। इंटेंट है, टेंशन है कॉज करने का। जैसे फॉर एग्जांपल एक फ्रेंड है, उसने हैट ऐसे ऐसे घुमा दी अपने फ्रेंड के हेड पे, उसे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट तो हुआ, बट वो इंटेंशन भी था उसका कॉज करना। वो ये नहीं है कि वो क्रिमिनल लायबिलिटी बन गई, क्योंकि वो एक स्लाइट हार्म था। ऐसे एग्जांपल ले लो, एक फ्रेंड है, उस दूसरे फ्रेंड की नोटबुक उठाई और उसे कहीं छुपा दिया थोड़ी देर के लिए, फिर दे दी। अब क्या हुआ? इंटेंट तो एग्जिस्ट करता है, बट द डिग्री ऑफ हार्म जो है वो बड़ा ही कम है, तो जिसके लिए कोई क्रिमिनल लॉ अट्रैक्ट नहीं होता। नेक्स्ट है नोन टू बी लाइकली टू कॉज। अब किसी को पता भी है कि अगर ये एक्ट करेंगे तो इस एक्ट से किसी को हार्म हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेटर है, जब आप खाना खाने जाते हैं तो वेटर जो है टेबल पे गरम गरम कॉफी रख देता है। जब कॉफी रखता है ऑब्वियसली उससे हीट उड़ के आपके हाथ को भी टच हो सकती है, वो गरम कप पे आपको टच हो सकता है, वो पता है। हम क्या बोल सकते हैं? नॉलेज ऑफ पॉसिबल स्लाइट हार्म डज नॉट मेक इट क्रिमिनल। कि आपको पता है कि कोई स्लाइट हार्म की आपको नॉलेज है, ये नहीं है कि वो उसको ऑफेंस बना देती है या उसे क्रिमिनल बना देती है। तो हम बोल सकते हैं हार्म इज सो स्लाइट दैट पर्सन ऑफ ऑर्डिनरी सेंस एंड टेम्पर वुड नॉट कंप्लेन। चलिए अब इसके अब हम आगे एक केस करते हैं। तो ये केस है केपीएस गिल केस। तो इस केस में क्या होता है कि जो केपीएस गिल होते हैं वो होते हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, और फिर एक आईएएस ऑफिसर होती है मिसिस रूपान देओल बजाज। तो डिनर पार्टी होती है, ऑफिशियल डिनर पार्टी होती है, सारे इकट्ठे होते हैं वहां पे। डीजीपी ने आईएएस अधिकारी की बैग के नीचे पैट किया। तो जब ऐसे करते हैं वो बिल्कुल पब्लिक में सबके सामने, एंड शी फेल्ट इंसल्टेड, और फिर इनके अगेंस्ट केस होता है कि इन्होंने असोल्ट किया है और इंसल्ट करी है, आउटरेज मॉडेस्टी ऑफ द वीमेन। जो गिल है
वो डिनाई करते हैं सारे एलिगेशन से, वो डिफेंस लेते हैं अंडर सेक्शन 95 ऑफ आईपीसी, जो कॉरेस्पॉन्डिंग सेक्शन ही है सेक्शन 33 वीएनएस का। स्लाइट हार्म मीन ट्रिवियल एक्ट, उसका जो डिफेंस है वो रिजेक्ट कर दिया गया। इसका रीजन था क्योंकि एक्ट माइट लुक ट्रिवियल, पर इसका इम्पैक्ट जो था वो स्लाइट नहीं था। इम्पैक्ट वाजंट स्लाइट। The court held the harm was real, the intent was present, and a reasonable person would complain about it. That's all for today. और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज इसे शेयर करें, ठीक है, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। And thank you very much. Have a nice day.